प्यारे विद्यार्थियों, मित्रगण एवं भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अखिल शिक्षा 91 में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 15 क्वेश्चन की बात करेंगे जो टेट और सी टेट बेस पर है। जी हाँ, टेट और सी टेट। और आपको पता है कि 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं मित्रों कि हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क PDF फाइल दिया जाता है। खास करके जो भी वीडियो पढ़ाया जाता है उसके बाद उसका PDF फाइल टेलीग्राम पर फ्री में दिया जाता है। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से अपने ज़रूरत की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस शब्द में, देखिए बहुत ध्यान से आपको देखना है और परीक्षा में कैसे कंफ्यूज किया जाता है परीक्षार्थियों को, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए यही आप गलती करते हैं, कहीं आप समझ लेते हैं है और यहाँ पूछा है नहीं, तो नहीं किया जा सकता। तो वह क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। पहला है वास्तव, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है प्राकृतिक और चौथा जो ऑप्शन यानी डी है वो है ज्ञान। तो आपको बताना है कि किसमें जो है एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो खुद से आंसर दे सकते हैं वीडियो रोक करके कमेंट में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ज्ञान। ज्ञान में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे वास्तव में वास्तविक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है और प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन ज्ञान में एक प्रत्यय नहीं जुड़ सकता। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है यह है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। जी हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आप यहाँ ए नंबर में देख रहे होंगे योग्यताओं, बी में क्षमताओं, सी में असफलता और डी में नम्रता। तो आपको बता दें मित्रों कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ऐसे ही शब्द में जोड़े जाते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जो सार्थक शब्द हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया जाए और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ दिया जाए, यानी उपसर्ग और प्रत्यय हटाने के बाद वो मूल शब्द होना चाहिए, यानी जिसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो इसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग हुआ है, जो इसका राइट आंसर है मित्रों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, असफलता। तो देखिए यहाँ अ उपसर्ग है, सफल एक मूल शब्द है और ता भी इसमें प्रत्यय है, तो इसका आंसर सी होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूर्व धन ग्रह, बी है पूर्वाधन ग्रह और सी ऑप्शन कह रहा है पूर्व धन आग्रह और डी कह रहा है पूर्व धन आधन ग्रह। तो जो इसका राइट आंसर है मित्रों वो है पूर्व धन आग्रह, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। व्यंजन। जी हाँ, अगला देखते हैं व्यंजन की परिभाषा है। आपको बताना है कि स्वर और जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन की इसमें कौन सी परिभाषा है। देखिए ए ऑप्शन कह रहा है दीर्घ स्वर वाले वर्ण होते हैं, नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। बी कह रहा है स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण यानी व्यंजन होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर है। और अगला भी देख लेते हैं। सी कह रहा है बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले, तो बिना किसी की सहायता के बोले जाने जो वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं, यानी स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले जाता। जैसे आप बोल दिए आ, तो अ में बताइए कै आ रहा है, ख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आप कै से अज्ञा तक जो भी आप वर्ण पढ़ेंगे तो उसमें आपका अ आएगा। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है कि स्वर के सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होता है वह होता है व्यंजन। तो आपका राइट आंसर बी है, आपको ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है कि इसी तरीके से क्वेश्चन टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन उसी बेस पर बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अब आपको बताना है कि छ त्रे अज्ञा। जी हाँ, छ त्रे अज्ञा वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है संयुक्त व्यंजन, बी कह रहा है उष्म व्यंजन, सी कह रहा है स्पर्श व्यंजन और डी कह रहा है अंतःस्थ व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है कि जो दो वर्णों के अमेल से बना हुआ है, छ त्रे। तो यहाँ देख रहे हैं छ त्रे अज्ञा, तो तीनों जो है दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है। अब उसमें व्यंजन क्या है, जैसे स, उसके बाद स्पर्श कै से मैं तक स्पर्श व्यंजन के अंतर और अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत यार अलावा आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं 6 नंबर भाषा साधन है। तो देखिए ए ऑप्शन कह रहा है
अभिव्यक्ति का, अब बी कह रहा है ज्ञान का, सी कह रहा है लिखने का और डी कह रहा है बोलने का। तो आप इसमें खुद से भी आंसर दे सकते हैं वीडियो को रोक करके कमेंट में कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है, खुद को आप परख सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मित्रों वो है अभिव्यक्ति का। जी हाँ, अभिव्यक्ति का। देखिए, भाषा तो एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोल सकता है। जी हाँ, एक गूंगा भी बोलता है भाषा, लेकिन जो भाषा का मूल है यानी अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी अभिव्यक्ति का, यानी जिससे आप अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके, जिससे आप जो भी कुछ बोल रहे हैं अगला समझ सके, उसी को भाषा कहते हैं। यानी बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, तो ज्ञान और लिखना इससे कोई संबंध नहीं है, तो अभिव्यक्ति का। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है अभिव्यक्ति का, यानी ए आपका सही है। चलिए, अब अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। जी हाँ, आप खुद से आंसर दे सकते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है थ, बी कह रहा है ख, सी कह रहा है च और डी कह रहा है। तो आपको बताना है इसमें से घोष वर्ण कौन सा है। चलिए, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी है क्या है, ये घोष वर्ण है। चलिए, अगला देखते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला यानी क्या कहलाता है। प्रेक्षक कहलाता है, ये ऑप्शन कह रहा है। बी कह रहा है समीक्षक, सी कह रहा है उपेक्षक और डी कह रहा है परीक्षक। तो देखिए, कोई भी शब्द होता है, आप उसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए, उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला यानी समीक्षक कहलाता है, यानी वो समीक्षा कर रहा है उस बात का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समीक्षक। परीक्षक, अब परीक्षा से संबंधित प्रेक्षक और उपेक्षा करने वाला उपेक्षक, तो आप समझ सकते हैं। और 9वां है सुबह शाम करना। सुबह शाम करने का अर्थ देखिए, हर पार्ट से लिया गया है। इसमें आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, यानी हर पार्ट से लिया गया है। तो सुबह शाम करना का अर्थ क्या है। सुबह शाम करना का अर्थ आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं। ए कह रहा है समय व्यतीत करना, बी कह रहा है आवारागर्दी करना, सी कह रहा है टाल मटोल करना और डी कह रहा है दिन रात काम करना। तो जो इसका राइट आंसर है मित्रों, सुबह शाम करना यानी किसी बात के लिए टाल मटोल करना, यानी सुबह दे देंगे शाम को दे देंगे जब आप कर्जा मांगने जाते हैं, तो इस तरह से सुबह शाम करना, तो इसका मतलब टाल मटोल कर रहा है व्यक्ति। तो ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या कृपा ये सही है, गलत है। अगला ये भी गलत है, कृपा ये भी गलत है, लेकिन जो लास्ट डी ऑप्शन है ये शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध कृपा लिखा हुआ इसी तरह से लिखा जाता है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 11वां है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अब देखिए, इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि यानी 3 है, तो उस 3 को खोजना चाहिए, उसके बाद गलत अपने आप पकड़ा जाएगा। तो देखिए, अश्व का जो पर्यायवाची है, तो घोड़ा तो आप जान ही रहे हैं, घोटक भी है भी है, लेकिन कटक यहाँ पर आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं, यानी घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। कटक का अर्थ सेना, फौज, लश्कर से संबंधित है, यानी ये उसका पर्यायवाची है, फौज का, सेना का, लश्कर का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ण का अक्षर की आवृत्ति, यानी एक वर्ण का अक्षर, चाहे क हो, मैं हो, चाहे हो कोई भी हो, ऐसे अज्ञा तक एक ही वर्ण होना चाहिए, अगर उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार किस अलंकार में होती है आपको बताना है। क्या रूपक में होता है, बी कह रहा है उपमा में होता है, सी कह रहा है यमक में और डी कह रहा है अनुप्रास में। तो आप उसका आंसर जान ही गए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुप्रास अलंकार में। जैसे तरन तबूजा तट या तुम तो तनहा ताकते रहते हो दिन रात, तो तुम तो तनहा तो तय बहुत बार आ रहा है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, स्त्री पुरुष में कौन सा समास है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से आंसर इसका दे सकते हैं आप लोग। तो स्त्री पुरुष योजक चिन्ह है, और आप जानते हैं जहाँ दोनों पक्ष बराबर हो या विलोम हो अधिकतर, वहाँ द्वंद्व समास होते हैं। जैसे स्त्री पुरुष, पति पत्नी, भाई बहन, यानी ठीक विपरीत हो रहा है, यानी उसका विलोम हो रहा है दिन और रात,
तो जहाँ बीच में और आए यानी वो जो एक चिन्ह आए तो आपको समझ लेना चाहिए वहाँ कौन सा अलंकार समास है, द्वंद्व है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर सी है। चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? अब आप समझिए कि 3 तो भूतकाल में होंगे, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है वाक्य में, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो यानी 3 होगा, 1 नहीं है। तो वह पढ़ रहा था यानी भूतकाल हो गया। बी कह रहा है उसने पढ़ाई की थी, ये भी भूतकाल में चला गया। वह पढ़ने वाला है यानी अभी पढ़ा नहीं है और ना ही पढ़ रहा है बल्कि पढ़ने वाला है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका यही हो जाता है सी ऑप्शन यानी 14 का। और लास्ट क्वेश्चन मित्रों ये है कि के लिए, जी हाँ आप यहाँ देखिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जैसे आपने कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता का चिन्ह ने हो गया, कर्म का को हो गया। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के, तो यहाँ के लिए किसके लिए हो रहा है? संप्रदान। तो इसका राइट आंसर आपको यही मिल जा रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।